मैं एक चैलेंज करता हूं आज आपको, इस समय वो जहां कहीं भी हो उसको आप सूटों की दुकान पर चले जावे ना, पलट पलट देखा जाए, यूँ नहीं पसंद आया, यूँ नहीं पसंद आया, यूँ नहीं पसंद आया। बीजेपी के साथ तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो बन रही है, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा किसको। कभी तो रणदीप सुरजेवाला के पास जाता है, कभी जयप्रकाश के पास जाता है, कभी अशोक अरोड़ा जी के पास जाता है, कभी किसी। अब की बार एनडीए 400 पार, 19 के विधानसभा चुनाव में कि अब की बार 75 पार। उसका कहीं भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कोई जिक्र नहीं है और उसका जिक्र मैं भी करना उचित नहीं समझता। लोग ये कहते हैं कि भाई प्री प्लान तरीके से कास्ट फैक्टर को देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है। भाजपा और जजपा की सरकार का जो गठबंधन था वो 4.5 वर्ष बहुत अच्छा चला है। अगर जिला अध्यक्ष के नाते में पूछूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आम नागरिक के नाते एक बात मैं आपसे पूछूं, वो थक चुका है बेचारा, पहले अभी से ही थक चुका है। ये जो बड़ी पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियों को निगल जाती है, जैसे कि दुष्यंत के साथ किया कि हरियाणा के चन्नी साबित ना हो जाए नायब सैनी जी। कमलेश का अगर नंबर करता है तो लीलाराम गुर्जर जी यहाँ से मंत्री पद मिल सकता है कोई ना कोई, और कैथल को वंचित रखा गया मंत्री। इनेलो से अभय चौटाला भी आ गए, तो फाइट किसके साथ रहने पड़े, इनेलो के अभय चौटाला के साथ या गुप्ता जी के साथ? इसलिए गुप्ता जी को बलि का बकरा बनाया गया। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बेनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद है भाजपा जिला अध्यक्ष कैथल अशोक गुर्जर जी। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल चढ़ता हरियाणा पर आपका। सबसे पहले तो जी, चढ़ता हरियाणा चैनल को और उनके सभी दर्शकों को, व्यूवर्स को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। अध्यक्ष जी, इस बार बीजेपी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार। एक नारा दिया था 2019 के विधानसभा चुनाव में कि अब की बार 75 पार। कैसे देखते हो दोनों को? देखिए, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया है कि अब की बार एनडीए 400 पार। और जिस प्रकार से जनता के अंदर इस लोकसभा के चुनाव को लेकर के उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के प्रति, उत्साह है भारतीय जनता पार्टी की विकासकारी योजनाओं के प्रति, और इस देश की 140 करोड़ जनता के मन में एक बात है कि अब की बार लोकसभा चुनाव के अंदर 400 पार, 400 से अधिक सीटें जिता करके फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बैठाने का मन आज पूरे देश की जनता ने बना लिया है। और आप निश्चित तौर पर देखेंगे जिस प्रकार से माहौल सभी राज्यों के अंदर बना हुआ है, तो आज देश की जनता विकासकारी नीतियों के ऊपर मोहर लगाने का काम करेगी। विकासकारी नीतियों को जो एक बहुत कम समय में जो कांग्रेस ने 50-50, 60-60 साल तक आम जनमानस के घर में, गरीब आदमी के परिवार पर, आम आदमी, गरीब परिवार, गरीब व्यक्ति की चौखट पर वो लाभ नहीं दे सके, इन बहुत कम समय में यानी कि 10 वर्षों के समय में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर विकासकारी योजना को, हर जन कल्याणकारी योजना का लाभ हर आम परिवार के बीच में, गरीब परिवार के बीच में उसकी चौखट पर देने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो निश्चित तौर पर पूरे देश की जनता का आज मन है कि तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वो नरेंद्र मोदी जी को चुनना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, जैसे सरगर्मियाँ बिल्कुल तेज हैं हरियाणा के चुनाव को लेकर के, ऐन मौके पर बीजेपी ने जो सीएम साहब थे अपने मनोहर लाल खट्टर जी, उनको चेंज करके उनकी सीट पर सांसद नायब सैनी जी को बैठा दिया है। इसमें लोग ये कहते हैं कि भाई प्री प्लान तरीके से कास्ट फैक्टर को देखते हुए इन्होंने ये फैसला लिया है, ये कहाँ तक ठीक है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये एक व्यवस्था परिवर्तन है और भारतीय जनता पार्टी के इस व्यवस्था परिवर्तन को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे वो संगठन में काम करता है, चाहे वो सरकार के बीच में जनप्रतिनिधि के रूप में काम करता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस परिवर्तन को बड़े सहजता और सरलता के साथ स्वीकार करता है। और केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, आज उस निर्णय को पूरे हरियाणा वासी भी स्वीकार करते हैं। और जो हमारे उस समय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी थे, उन्होंने बड़ी सहजता के साथ स्वीकार किया
और जो हमारे आज वर्तमान में मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं, उन्होंने भी बड़ी सहजता के साथ उसको स्वीकार किया है। और आज आप देखते हो, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की ही खूबसूरती है संगठन की, कि इसको बड़ी सहजता और सरलता के साथ स्वीकार करते हैं। आज इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी हैं। आज आप देखते हो कि 12 तारीख से लेकर के आज 20 तारीख हुई है, मोस्टली कार्यक्रमों में दोनों हमारे दिग्गज नेता, चाहे मैं आदरणीय नायब सिंह सैनी जी की बात करूं, चाहे मैं आदरणीय श्री मनोहर लाल जी की बात करूं, दोनों एक साथ चल रहे हैं, एक साथ बैठ कर के निर्णय कर रहे हैं। दोनों एक साथ बैठ कर के इस हरियाणा प्रदेश को प्रगति के पथ पर किस प्रकार से और अधिक गति दी जाए, दोनों बैठ कर के निर्णय लेते हैं, संगठनात्मक निर्णय लेते हैं, सरकार के निर्णय लेते हैं। तो निश्चित तौर पर ये बड़ी एक सरलता और सहजता भारतीय जनता पार्टी के संगठन की खूबसूरती है। हरियाणा में अशोक जी, नायब सैनी को लेकर एक चर्चा चली हुई है कि जैसे एन पंजाब टच लगता है बिल्कुल। हमने पंजाब में कैप्टन को चेंज करके चन्नी को सीएम बनाया गया था, कहीं हरियाणा के चन्नी साबित ना हो जाए नायब सैनी जी। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जब उस समय पंजाब के अंदर ये परिवर्तन हुआ था, तो जैसे उस समय पंजाब के मुख्यमंत्री के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी को चुना गया था, तो आपने उसके बाद कैप्टन अमरिंदर जी की कहीं पर भी उसके साथ कोई फोटो या वीडियो नहीं देखी होगी। लेकिन आज आप देखते हो कि माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी कदम ताल बनाते हुए कंधे से कंधा मिलाकर के उनके साथ चल रहे हैं। तो इसका एक सीधा सा संदेश ये है कि दोनों हमारे वरिष्ठ नेता, दोनों हमारे दिग्गज नेता, जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो मोहर लगाई है, जो निर्णय लिया है, उसके अनुरूप काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखोगे कि आगामी आने वाले दिनों में, आगामी आने वाले वर्षों में, जब हमारा लोकसभा का चुनाव ये इस 2-3 महीने में कंप्लीट हो जाएगा और जब विधानसभा के चुनाव आएंगे कंप्लीट हो जाएगा, जब हम केंद्र के अंदर 400 पार की सीटों के साथ आदरणीय तीसरी बार आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चुना जाएगा, और फिर उसके पश्चात जब तीसरी बार इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में जो हरियाणा प्रदेश की जो तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, उसमें माननीय वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जब दूसरी बार शपथ लेंगे, तो निश्चित तौर से आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठित होकर के सभी कार्यकर्ता बड़ी मजबूती के साथ अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ, अपने प्रदेश नेतृत्व के साथ खड़े होकर के उसको भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार तीसरी बार इस हरियाणा प्रदेश के अंदर बनेगी, बड़ी मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बात एनडीए पे कर लेते हैं सर। जैसे दोनों दलों का गठबंधन था और वो 4.5 साल तक मजबूती के साथ चला भी, और दोनों ही दल ये कहते थे कि हमारा गठबंधन मजबूत है, और एक रात ऐसी आती है कि गठबंधन और सारी की सारी कार्यकारिणी भंग हो जाती है, पूरी की पूरी हरियाणा सरकार। देखिए, 4.5 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी की मनोहर सरकार और जेजेपी की दुष्यंत, जो उस समय दुष्यंत जी डिप्टी सीएम थे, तो बड़ी मजबूती के साथ सरकार का ये गठबंधन चला। कोई रीजन रहे होंगे, कोई कारण रहे होंगे जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में आया होगा। वो रीजन क्या रहे इस बात की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने बड़े सोच समझ करके जो निर्णय लिया है, उस निर्णय को जनता ने और हरियाणा प्रदेशवासियों ने स्वीकार किया है। जो पार्टियां एनडीए के साथ हैं, दुष्यंत के साथ गठबंधन टूटने के बाद चर्चा ये चलती है, आम जनता के बीच में रहते हैं, आप भी जनता के बीच में रहते हो, कि जो बड़ी पार्टियां हैं ये क्षेत्रीय पार्टियों को निगल जाती है। जैसे कि दुष्यंत के साथ किया, कहीं लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भी जो एनडीए में आपके साथ शामिल हैं जो छोटे छोटे दल, कहीं उनके साथ भी यही नाम बीत जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सबसे बड़ी एक विशेषता है कि भारतीय जनता पार्टी सभी को साथ लेकर के चलती है, सभी वर्गों का सम्मान करती है, सभी क्षेत्र के अंदर चहुमुखी समान रूप से विकास करती है। और देखिए, अलग अलग स्टेट के अंदर क्या जानकारियाँ हैं गठबंधन बनने की, टूटने की, जो आप बता रहे हैं, मुझे उसकी इतनी जानकारी नहीं है।
जहाँ तक हम हरियाणा की बात करते हैं, भाजपा और जजपा की सरकार का जो गठबंधन था वो 4.5 वर्ष बहुत अच्छा चला है। और अब जो भी कोई रीजंस उसके होंगे वो केंद्रीय नेतृत्व के संज्ञान में आए और उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लिया। उन कारणों की तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का एक कैथल ज़िले का एक कार्यकर्ता हूं, जिसकी एक जिलाध्यक्ष के रूप में मुझे जिम्मेवारी दी गई है। उन कारणों की मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को हरियाणा की जनता ने और सभी लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने उसको बड़ी सहजता के साथ, बड़े उत्साह के साथ स्वीकार किया है। कैथल में आम चर्चाएं चली हुई थी सर, जैसे कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, ये था कि भाई कमलेश का अगर नंबर कटता है तो लीलाराम गुज्जर जी यहाँ से मंत्री पद मिल सकता है कोई ना कोई, और कैथल को वंचित रखा गया है मंत्री पद से। इसको कैसे देखते हो आप, क्योंकि और विधानसभा चुनाव भी नज़दीक हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि हम ये कहते हैं कि कैथल को वंचित रखा गया है। हम इसको दूसरी तरफ भी देख सकते हैं कि जब 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी तो सबसे पहले हरियाणा को भी हरियाणा के अंदर मनोहर सरकार में कैथल जिले को प्रतिनिधित्व मिला था, मंत्रिमंडल के अंदर स्थान मिला था। 4.5 वर्ष हमारी माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी ने अच्छे काम किए हैं और उनकी एक लोकप्रियता भी रही है। अब आप ये कह रहे हैं कि उनको कैथल जिले को वंचित रखा गया है। मैं इसको ये भी कहता हूँ कि 4.5 वर्ष भी हमारे इस कैथल जिले को हिस्सेदारी के रूप में हरियाणा मंत्रिमंडल के अंदर हमें स्थान मिला है, कैथल जिले को स्थान मिला है। और इसका जो निर्णय है वो केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने किया है। जो निर्णय किया है मुझे लगता है कि पार्टी ने सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श करते ही किया होगा। जैसे आपको पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और नायब सैनी का नज़दीकी माना जाता है, और चर्चा ये चलती है कैथल में कि अगले विधायक जो होंगे कैथल से भाजपा की टिकट पर प्रत्याशी होंगे वह अशोक गुज्जर जी होंगे। आपको कहाँ तक ठीक लगती है ये बातें? मन है चुनाव लड़ने का? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कैथल जिले की जिलाध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी दी गई है। मैं पूरी कैथल जिले की टीम के साथ, पूरे कैथल जिला के भाजपा पदाधिकारियों की टीम के साथ, देवतुल्य कार्यकर्ताओं के साथ संगठन को आगे बढ़ाने के लिए कैथल भारतीय जनता पार्टी की टीम लगी हुई है। उसमें मेरी भी एक भूमिका है। वो भूमिका भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व ने तय की है कि मैं कैथल के जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ और भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुझे जिस स्थान पर मेरी ड्यूटी लगाएगा मैं उस स्थान पर पूरी तन्मयता के साथ, बड़ी मेहनत और लगन के साथ उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। लेकिन मेरा ये कहना है कि हमारे बहुत से अच्छे दिग्गज कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको चारों विधानसभाओं के अंदर अच्छे दिग्गज कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, उनको विधानसभा का, लोकसभा चुनाव लड़ने का जो निर्णय पार्टी करेगी, मैं बड़ी बखूबी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ, पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम के साथ, चाहे हमारा लोकसभा का उम्मीदवार यहाँ पर आए, चाहे हमारे चारों विधानसभाओं के उम्मीदवार यहाँ पर आए, मेरा फर्ज ये बनता है, मेरा दायित्व ये बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लोकसभा के अंदर जो हमारा प्रत्याशी आए, कमल का फूल लेकर के आए, उसको भारी मतों से विजयी दिलवाने का काम जनता जनार्दन के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करेगा। और आगामी विधानसभा के चुनाव में भी मैं पूरी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की टीम के साथ हम सब मिलकर के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से चारों विधानसभाओं में कमल का फूल खिलाने के लिए काम करेंगे। विधायक जी, अगर जिला अध्यक्ष के नाते में पूछूं तो वो ठीक नहीं रहेगा। अगर आम नागरिक के नाते एक बात मैं आपसे पूछूं, लीलाराम विधायक जी हैं, यहाँ से 2019 में विधायक बने, इस लगभग 4.5 साल का टाइम हो गया। उनके कामों को लेकर के कितने आश्वस्त हो कि उन्होंने क्या क्या काम करे हैं जिससे आप संतुष्ट हो कि हाँ भाई लीलाराम गुज्जर ने ये काम अच्छे करे हैं? देखिए, आम नागरिक के नाते देखिए, हमारे कैथल से बहुत ही लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी, हमारी यहाँ से मंत्री रही, वर्तमान में बहुत ही लोकप्रिय विधायिका
आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी और हमारे यहाँ से सांसद के रूप में बड़े अच्छे से काम करने वाले बहुत ही लोकप्रिय हमारे वर्तमान के जो मुख्यमंत्री हैं, बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने, क्योंकि इनका एक जनप्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया और इन्होंने बड़े विकास कार्य इस कैथल जिले के अंदर किए हैं। मैं अगर उनका जिक्र करूं तो बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन 2-3 मुख्य सी बातें मैं आपको जरूर बताना चाहूँगा। इन 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान आप देखेंगे कि मेडिकल कॉलेज का नाम लिया जाता था, चर्चाएं की जाती थी, लोगों को बहकाया जाता था, फुसलाया जाता था और उसके दम पर वोट हथियाए जाते थे। आज भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है, उसका निर्माण कार्य शुरू है। आप जाकर के करनाल रोड पर जाकर के देख सकते हैं, बड़ी तीव्रता के साथ उस पर काम चला हुआ है। महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की क्लासेस पिछले कई वर्षों से सुचारू रूप से, नियमित रूप से चल रही हैं और इसके अलावा हर 25 किलोमीटर पर हमारे इस कैथल जिले के अंदर गर्ल कॉलेज हैं, बनकर के तैयार हो चुके हैं। चाहे मैं पुंडरी विधानसभा के अंदर बात करूं नर्सिंग कॉलेज की, वो तैयार है। चाहे मैं बात करूं हमारे इस पुंडरी विधानसभा के अंदर डांड को ब्लॉक का दर्जा देने का काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पिछले कार्यकाल के दौरान हुआ है। इस प्रकार से अमूल चूल परिवर्तन हमारे इस कैथल जिले को टच करता हुआ 152 एक्सप्रेसवे हाईवे हमारे इस कैथल जिले के को टच करता हुआ, हमारे बीच में से गुजरता हुआ कैथल जिले के 152D एक्सप्रेसवे यहां से गुजरता है। जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे हमारे इस कैथल जिले को टच करता है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि बड़े बड़े काम जिनका मैं जिक्र करूं, अगर आप मुझे और समय देते तो मैं आपको लिस्ट दिखाता कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, अब तो आचार संहिता लग चुकी है, माननीय मुख्यमंत्री उस समय मनोहर लाल जी ने जो उनका 9.5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, हर महीने यहां पर सेक्रेटेरिएट के अंदर कार्यक्रम रखा जाता था। वो ऑनलाइन बहुत सी विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन करते थे, शिलान्यास करते थे। किलायत विधानसभा के अंदर ये बिल्डिंग बनकर के तैयार हो गई, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, इसका शिलान्यास किया जा रहा है। चाहे पुंडरी की बात हो, चाहे गुला की बात हो, चाहे कैथल की बात हो। तो इस प्रकार से मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2019 के अंदर हमारे इन 4 सीटों पर 2 हमारे विधानसभा के अंदर कमल के फूल खिले और हमारे कैथल से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्री लीलाराम जी और हमारी पूर्व में हमारी मंत्री रही, वर्तमान में किलायत की बहुत ही लोकप्रिय विधायिका आदरणीय श्रीमती कमलेश डांडा जी और जो हमारे यहाँ से सांसद रहे हैं और जो वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री बने हैं आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी, इन्होंने जनप्रतिनिधि के रूप में, चाहे वो लोकसभा की बात हो चाहे विधानसभा की बात हो, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र की, पूरे जिले की मांग को लोकसभा और विधानसभा में उठाने का काम किया। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इस कैथल जिले के अंदर लेकर के आए और आज कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है कि उसका या तो भूमि पूजन ना हुआ हो, या वो निर्माणाधीन ना हो, या वो बनकर के उसका उद्घाटन ना हुआ हो। सभी विकास परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जो 9.5 वर्षों के कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो उस समय पर हुए हैं। और अभी वर्तमान में हमारे बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी को 12 मार्च को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री के रूप में उनको जिम्मेवारी दी है। तो जैसे ये आचार संहिता अब लगी है, आप आने वाले दिनों में देखोगे कि निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी जो विकासकारी योजनाएं हैं उनको और अधिक गति देने का काम इस प्रदेश के अंदर करने का काम करेंगे। देखिए, मेरा ये लास्ट सवाल है। कल मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का इंटरव्यू कराया, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं लोकसभा चुनाव के। वो कह रहे थे नहीं, बीजेपी को तो कुरुक्षेत्र लोकसभा के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा। हरियाणा में बोले उन्होंने कि जैसे औरत सूटों की दुकान पर चले जावे ना, पलट देखा जाए, यूँ नहीं पसंद आया, यूँ नहीं पसंद आया, यूँ नहीं पसंद आया। नहीं, बीजेपी के साथ तो कुरुक्षेत्र लोकसभा में वो बन रही है, इन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा, किसको टिकट दें किसको ना दें। देखिए, मैंने एक पहले इंटरव्यू में भी कहा था, वैसे तो उसका कहीं भी कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर कोई जिक्र नहीं है और उसका जिक्र मैं भी करना उचित नहीं समझता, क्योंकि आप ये देखोगे कि जब इस चुनावी रण के दौरान जब ये सभी प्रत्याशी आ जाएंगे, ये सबसे कमज़ोर प्रत्याशी साबित होगा,
क्योंकि आज आप देखते हो वो थक चुका है बेचारा पहले ही, अभी से ही थक चुका है वो। आप उसको देखो कि भाई वो कभी तो रणदीप सुरजेवाला के पास जाता है, कभी जयप्रकाश के पास जाता है, कभी अशोक अरोड़ा जी के पास जाता है, कभी किसी नेता के पास जाता है और वहां जाकर के बैठ जाता है और वहां जाकर के फिर वो करता है, उसको बुला लो, इसको बुला लो, कोई नहीं आता। अब आप उसको, मैं एक चैलेंज करता हूं आज आपको, इस समय वो जहां कहीं भी हो उसको आप जाकर के देख लो कि उसके पास कितने आदमी हैं। इस समय आप टाइम देख लो, वो जहां कहीं भी है इस समय उसके पास कितने व्यक्ति हैं। मेरा खुद का आंकलन ये कहता है, और जो आप सोशल मीडिया के ही हमारे साथी भाई उसको दिखाते हैं, उसके पास 2-3 गाड़ियां मिलेंगी और उसके पास 7-8 व्यक्ति मिलेंगे, इसके अलावा उसके पास कोई नहीं है। वो थक चुका है, निराश हो चुका है और अनाप शनाप बयानबाजी देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है। मैंने एक बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी ही उसको हराने का काम करेगी। जैसे इनेलो से अभय चौटाला भी आ गए, तो फाइट किसके साथ रहने वाली है, इनेलो के अभय चौटाला के साथ या गुप्ता जी के साथ? देखिए, मेरा एक बात ये कहना है कि कुरुक्षेत्र की जागरूक जनता ने, कुरुक्षेत्र के जागरूक मतदाताओं ने अपना एक मन बना लिया है कि हमारा हित भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है, हमारा हित कमल के फूल में सुरक्षित है, हमारा हित नरेंद्र मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, हमारा हित इस प्रदेश के बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी के हाथों में सुरक्षित है, हमारा हित कमल के फूल में सुरक्षित है। तो इसलिए मैं निश्चित तौर पर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निश्चित तौर पर रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजयी होकर के लोकसभा में उसको यहाँ की जनता भेजने का काम करेगी। और निश्चित तौर पर यह भी बात आपने ठीक पूछी है कि सेकंड नंबर पर कोई ना कोई प्रत्याशी तो जरूर रहेगा, ये होता है और होगा भी, ये स्वाभाविक है, अंडरस्टूड है। लेकिन वो दौड़ उनकी है, वो कितनी होंगे कितने नहीं होंगे। और मुझे लगता है कि जो आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार है, मुझे तो लगता नहीं वो कहीं पर होगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी के जितने दिग्गज चेहरे इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर आते हैं, सबसे कांग्रेस आला कमान ने पूछा चुनाव लड़ने के लिए, सबने हाथ खड़े कर दिए, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, इसलिए गुप्ता जी को बलि का बकरा बनाया गया। धन्यवाद। ये थे जिलाध्यक्ष अशोक गुज्जर जी। आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे प्यारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।